हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस के फंडे। और इस बार के एपिसोड में स्पेशल ये है कि इस बार हम ईयर एंड के लिए और न्यू ईयर के लिए ढेर सारी चीज़ें लाए हैं आपके लिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले सुननी बेहद ज़रूरी हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं सिद्धार्थ शर्मा, को फाउंडर मनी ट्री पार्टनर्स से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मोहिनी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि इस साल जो मार्केट्स की परफॉर्मेंस रही वो कैसी रही, या जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंसेस रही वो कैसी रही। तो सबसे पहले मार्केट्स पर ही बात कर लेते हैं। सर, पहले तो मार्केट की वॉलेटिलिटी से बात करते हैं कि मार्केट में जो अभी 2-3 महीने से हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, जो डाउन ट्रेंड हमने देखा था पहले, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज ज़रूर चल रहा है, लेकिन जो डाउन ट्रेंड था वो था क्यों एक्चुअली? वेल मोहिनी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा डाउन ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए कि अप ट्रेंड क्यों आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो दोनों एक कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट से, और मार्केट्स ऐसा बिहेव नॉर्मली करता है जनरली। अगर आप देखें, ये इनफैक्ट एक एक्सेप्शनल बात है कि मार्केट्स ने काफ़ी टाइम तक डाउन ट्रेंड दिया नहीं था। तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो डाउन ट्रेंड का जो 2 या 3 महीने से जो हमने देख रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी कारण थे, एक कारण नहीं थे। देखिए, अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल से बात करना स्टार्ट करूं, तो आपको पता था कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बिल्कुल सर पे खड़े थे, और यूएस क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इनफैक्ट फाइनेंशियल पावर है वर्ल्ड की, तो वो डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट्स कट कब होने हैं, कैसे होने हैं, और उसके लिए उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस टाइप का प्रेसिडेंट आएगा, डेमोक्रेट्स आएंगे, रिपब्लिक्स आएंगे, वो वर्ल्ड किस तरीके से लेगी। तो उसके कारण एक वॉलेटिलिटी थी, पहली चीज़। दूसरी वॉलेटिलिटी का कारण ये था कि यूक्रेन और रशिया जो वॉर था वो थम नहीं रहा था। वो अपने लगातार 3 सालों से कंटिन्यू था, और उसमें नेटो का भी कुछ पार्टिसिपेशन आ रहा था, जिसके कारण एक वर्ल्ड में अनरेस्ट आ रहा था, जिसके कारण मार्केट्स वॉलेटाइल थी। इससे ही लगे अगर बात किया जाए तो ईरान और इजराइल ने भी कोई भी पीछा नहीं छोड़ा वॉर में। तो उसने भी एक मार्केट्स वॉलेटिलिटी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, जहाँ मतलब एक जगह हिजबुल्लाह थे, एक जगह हमास थे, इजराइल था, ईरान था, और सराउंडिंग कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही थी वॉर में, जिसके कारण एक मिडिल ईस्ट एक बहुत बर्न कर रही थी, बहुत अनरेस्ट सिचुएशन में थी। और मिडिल ईस्ट की जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी है ऑयल। अगर मिडिल ईस्ट में अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्रूड ऑयल का बहुत जायज़ बात है कि वो महंगा होगा। और क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, तो उसके कारण भी एक अनरेस्ट आ रहा था मार्केट्स में। अगर हम अपनी डोमेस्टिक, इसके अलावा एक चाइना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। चाइना अपना फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहा था, उसके कारण, क्योंकि उसको भी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना था। वो अपना ऑलरेडी 2 बार फिस्कल पैकेज भी लेकर आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली वो इकोनॉमी रिवाइव तो नहीं हो पाई, बट ऑन द अदर हैंड एक सेंटिमेंटल फ्लोज था, जिसके कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो चाइना की तरफ जा रहे थे, जिसके कारण मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हो गई थी और अपने कंसोलिडेशन के फेज़ में चली गई थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम इंडियन मार्केट्स को लेकर बात करें, स्पेशली द डोमेस्टिक मार्केट्स, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट में थे। क्योंकि रिजल्ट सीजन आया था, सेकेंड क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे तो देखा था कि कोई भी रिजल्ट अप टू द स्टैंडर्ड्स, अप टू द मार्क नहीं थे। कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स जितने भी थे, अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत पुअर रिजल्ट शो किए, स्पेशली जो इस कंट्री के जो स्टॉलवर्ड्स जिसको माने जाते हैं, चाहे वो एक बैंकिंग सेक्टर से हो, तो वो भी, उनकी भी रिजल्ट्स बेटर नहीं आए थे। तो वो भी एक रीज़न था जिसने एक काफ़ी निराशा दिया इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स ने अपना जो स्पेशली द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने अपना काफ़ी पैसा, ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये उतना ही पैसा बाहर गया था जितना 2008 के क्राइसिस में इंडिया से बाहर गया था। ऑलमोस्ट इतना पैसा बाहर निकला। इसने काफ़ी वॉलेटिलिटीज़ लाई, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को हलचल में रखा, इन्वेस्टर्स की रातों की नींद उड़ी, उनका पोर्टफोलियोज नीचे गिरा। और इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि ये वॉलेटिलिटी पूरी तरीके से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ये वॉलेटिलिटी अभी भी चल रही है, क्योंकि 2025 एक बहुत इम्पॉर्टेंट और डिसाइसिव एक रीज़न है। और इनफैक्ट मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, इसमें ना महाराष्ट्र इलेक्शंस ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि महाराष्ट्र एक सेकेंड बिगेस्ट स्टेट है लोकसभा में, जिसकी रिप्रेजेंटेशंस है सीट में। तो कौन सी पार्टी पावर में आएगी, उसके कारण कितना फिस्कल पैकेज डोल आउट होगा,
तो ये भी डिसाइड कर रहा था इलेक्शंस पे। तो मार्केट्स ने हालांकि इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया था, जब महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे तो मार्केट्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया था, बट वॉलिटिलिटी तो थी अगर आप देखें। तो ये सारे कारण, कम से कम 6 या 7 कारण थे जो पिछले 3 महीनों से इनफैक्ट चल रहे थे, जिसके कारण वॉलिटिलिटी रही, एंजाइटी बढ़ी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बाहर जाना हुआ, इंडियन मार्केट्स गिरे, और एट द सेम टाइम लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मुझे बोलना चाहिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखाया इन मार्केट्स में, ऑलमोस्ट उतना ही पैसा इन्फ्यूज़ करके। बिल्कुल सर। तो जैसे कि अभी आपने बताया ही कि कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन 2025 भी अभी आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में कहा कि बड़ा डिसाइसिव होने वाला है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ट्रम्प आने वाले हैं सत्ता में, ट्रम्प अपनी सत्ता संभालने वाले हैं, और वो संभालते हुए वो क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या चीज़ें वो इम्प्लाई करते हैं चाइना को लेके, क्या कोई इंपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट को लेके जो ड्यूटीज़ की बात हो रही है, ड्यूटीज़ उन पे बढ़ा सकते हैं, उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, या जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो यहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस पर आपको क्या लगता है कि जब ट्रम्प आएंगे सत्ता में, 20 जनवरी की जो डेट है वो बड़ी डिसाइसिव होगी, और उसके बाद 2025 में हम बिल्कुल करीब होंगे हमारे बजट के, क्योंकि बजट आने वाला है फरवरी में। तो ये बड़े बड़े ट्रिगर्स हैं अभी मार्केट के लिए जो आ सकते हैं अगले आने वाले सिर्फ 2 महीनों में ही। तो इससे आपको क्या उम्मीद है कि इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? वेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक ट्रम्प का आने से ना एक इकोनॉमिक्स में एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं ट्रम्प इकोनॉमिक्स, और वो एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि अगर आप ट्रम्प का अगर आप लास्ट ईयर का लास्ट सेशन भी देखें, जो उनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पे था 4 साल का, जो उन्होंने 4 साल जो उन्होंने बिताए, उनका एक ही एजेंडा था, और वो था अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और उसको इम्प्रूव करने के लिए चाहे वो अपने डॉलर को इम्प्रूव करना था, पहली चीज़। इनफैक्ट अगर आप देखें डॉलर स्ट्रेंथन होता जा रहा है दिन पर दिन, पहली चीज़। दूसरा, ट्रेड वॉर्स। ट्रम्प काफ़ी ट्रेड वॉर्स के लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग नेशन तभी इम्प्रूव कर सकता है जब उनके कंट्री को फ़ायदा मिले, और वो तभी होगा जब दूसरी कंट्री की जो इकॉनमी है उसको वीक किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है ट्रम्प के आने से, और ये होगा फॉर श्योर, क्योंकि उनको ये देखना है कि युआन जो चाइनीज़ इकॉनमी है वो इस लेवल पर ना बढ़ जाए कि जिसके कारण यूएस के एक्सपोर्ट्स नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए, पहली चीज़। एट द सेम टाइम ट्रम्प को ये भी देखना है कि वॉर लाइक सिनेरियोज ना बैठे, क्योंकि एज अ टिपिकल बिजनेस मेंटालिटी जो उनकी है, जैसे वो तभी प्रॉस्पर कर सकती है जब एक पीस और सेटलमेंट बनी रहे, और उसके लिए यूक्रेन रशिया वॉर, मिडिल ईस्ट वॉर, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उनको ये भी देखना है कि उनको एक मार्केट चाहिए जहां वो एक्सपोर्ट कर सके। यूएस और चाइना के तो संबंध कभी अच्छे रहे नहीं, तो उनको ऑन द अदर हैंड इंडिया को ही देखना है, जहां एक इंडिया जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है यूएस का, वो काफ़ी बेनिफिट या बेनिफिशियरी बन सकता है ट्रम्प के आने से, बिकॉज इंडिया के और यूएस के जो संबंध है ना वो बहुत घनिष्ठ हो जाएंगे। तो जो चाइना को लेके जो डर था कि जो इंडिया से जो पैसा जो चाइना जा रहा है, वो हम उस डर को ख़त्म होते हुए देख सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है जिसके लिए पिछले 1.5 साल से जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, और वो है रेट कट। ऑलरेडी अगर आप देखें जो फेड है, जो यूएस सेंट्रल बैंक जो है, उन्होंने ऑलरेडी 0.5% का, जिसको हम 50 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है। इंडिया में ये रेट कट अभी होना नहीं हो पाया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उन्होंने सीआरआर कम किया था, बट सीआरआर का रेट कट से डायरेक्ट संबंध नहीं होता। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो हम देख सकते हैं कि रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है। स्पेशली ये दबाव इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ चुका है। इनफैक्ट जितना मैंने एनालाइज और स्टडी किया है, अगर वॉर नहीं होती अभी तक तो शायद इंडियन मार्केट्स में भी एक रेट कट हो चुका होता, बट बिकॉज काफ़ी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज ख़राब चल रहे थे, इसलिए इंडियन रेट कट्स नहीं हुआ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो नए आरबीआई चीफ है, अब तो वो भी सत्ता में आ गए हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि उनका जो नेतृत्व है, उनका जो एक जो दृष्टिकोण है, उनका जो एक विजन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस इंडियन इकोनॉमी के इम्प्रोवाइज होने में। तो
जैसे आपने बोला कि ट्रम्प के आने से क्या क्या चीज़ें हैं, 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो बहुत डिसाइसिव होने वाला है, क्योंकि उसमें इंडिया को एक बहुत बड़े पायदान पे इंडिया खड़े होने वाला है, क्योंकि उसके जो अलाइज है यूएस के साथ वो इम्प्रूव होंगे, जिसके कारण ट्रेड इम्प्रूव होगा, जिसके कारण एफडीआईज और एफआईआईज जो इंडिया से बाहर गए थे उसकी प्रोबेबिलिटी इंडिया में लौटने की दोबारा है, और ये जो मार्केट्स है अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो हमने अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल्स की बात की, हालांकि इंटरेस्ट रेट कट्स जब कोरोना का वक्त था तब हमने बढ़ाए भी नहीं थे इतने एग्रेसिवली कि ना तो हमने तब इतनी जल्दी अपने, जब महंगाई का दौर अभी पिछले कुछ समय पहले आया था तब हमने इतनी एग्रेसिवली भी नहीं इंडिया में रेट हाइक हुआ था। तो आई गेस ये भी एक उन रीजंस में शामिल हो सकता है कि हम इतनी जल्दी रेट कट्स इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि हमने एकदम से रेट हाइक भी नहीं किए थे। अच्छा पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैं अपने दर्शकों को के सामने ये चीज़ प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो इंडिया के जो जीडीपी फिगर्स आए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में, आज भी 5.4% ऑफ जीडीपी, ये हमारे कार्यकाल में पिछले एक डिकेड में वन ऑफ द लोएस्ट रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं, कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है, बट इस समय जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स, जिस तरीके से सरकार लगी हुई है उस ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, इससे सीधे सीधे क्लियर कट ये एक बनता है कि रेट कट इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ सके, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ सके, और टेक्निकल भाषा में जिसको हम एबिटा बोलते हैं और पैट बोलते हैं वो इम्प्रूव कर सके, और जो हमारे जो Q3 Q4 के रिजल्ट्स हैं वो बेटर आ सके, जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको है कि Q3 Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि सरकार अपनी जो कैपेक्स स्पेंडिंग है वो भी बढ़ा दे, तो मे बी उससे कंज्यूमर इंटरेस्ट भी बढ़े और थोड़ी स्पेंडिंग बढ़े, तो हमारे Q3 Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए। तो सर जैसे कि हम इंटरेस्ट रेट साइकिल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2025, इसमें साइकिल चेंज हो सकती है, इंटरेस्ट रेट कट्स भी आ सकते हैं, तो ऐसे में आपको बॉन्ड मार्केट कैसा लगता है? क्या वो अट्रैक्टिव लगने लगेगा? उसमें इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है इस वक्त? वेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा ना यूएस बॉन्ड मार्केट्स की बारे में बात करता हूँ। अगर आप यूएस बॉन्ड मार्केट्स की बात करें तो जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं, जो फ्यूचरिस्टिक बॉन्ड यील्ड्स, वो भी कम हो जाती हैं। तो जो अभी जो बॉन्ड मार्केट्स के मतलब 4 क्वार्टर्स का जो बॉन्ड यील्ड्स यूएस में चल रही है, अगर आप इंडियन बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो आज भी वो 7-7.25% का 10 ईयर्स G-Sec चल रहा है। तो इंडियन बॉन्ड मार्केट्स डेफिनेटली अफेक्ट होंगे, क्योंकि जब भी रेट कट होता है तो जो फ्यूचरिस्टिक बॉन्ड प्राइसेस होती है उसकी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है उस पर मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट लगता है, उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। तो मैं ये देखूँगा कि अगर इन्वेस्टर्स ने इस समय अपने 10 ईयर्स बॉन्ड लिए हुए हैं, उस पर उनको एक बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसमें मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट आएगा। बाय फरवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 25 to 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा ही होगा इस इंडियन इकोनॉमी में। तो बॉन्ड मार्केट में टेम्परेरीली वो स्पाइक आएगा, और पोर्टफोलियोज़ में जिन जिन के पास बॉन्ड्स हैं वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएंगे। बट येस ऑफ कोर्स जो इस समय अगर आप AAA रेटेड बॉन्ड्स देखें, अगर वो भी 7.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो उनके जो फ्यूचरिस्टिक वर्जन्स होंगे वो थोड़ा सा तो कम होंगे, 7.25 या 7% के आसपास आ जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट आएगा बॉन्ड। तो यानी कि थोड़ा अट्रैक्शन और थोड़ा पोर्टफोलियो में ग्रीन निशान देखने को जरूर मिलेगा इन्वेस्टर्स को, स्पेशली फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट, एग्जैक्टली। तो अगर चलिए म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं थोड़ा सा, कि म्यूचुअल फंड इस साल कैसे रहे? इस साल कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे रहे? किस कैटेगरी के, एक्चुअली अगर मैं पूछूं तो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने आपके हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म किया 2024 के अकॉर्डिंग? देखिए आपने मुझे बचा लिया कैटेगरी पूछकर और डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के नाम ना लेकर। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग रैली दी है कि इन्वेस्टर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आज बहुत बढ़ चुके हैं। और इनफैक्ट कुछ मैं म्यूचुअल फंड्स के नाम तो इस समय नहीं ले सकता, उन्होंने तो 40-45% तक के। बट सर बिल्कुल आप कैटेगरी बता सकते हैं ताकि हमारे कैप कैटेगरीज जो होती हैं वहाँ रिटर्न्स आए हैं, मिड कैप कैटेगरी से भी रिटर्न आए हैं। तो अगर आप देखा जाए 2025 ओवरऑल म्यूचुअल फंड मार्केट्स से एक काफ़ी बेटर रहे हैं, अट्रैक्टिव रहे हैं। उन्होंने लास्ट में जाते जाते एक निराशा दे रहे हैं, निराशाजनक एक स्थिति पैदा हो रही है, और उसका कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट ऑलरेडी स्टार्टिंग में इतने रिटर्न्स आ चुके हैं कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने तो जो मुझे सुनने को मिलता है, लोगों ने लोन्स पे पैसा लेकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है।
तो मतलब अगर इस लेवल का अगर अट्रैक्शन है म्यूचुअल फंड्स में, तो ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने 2024 के कार्यकाल में। और मैं देखूंगा कि जिस तरीके से इकोनॉमी में बदलाव आएंगे वो 2025 में भी वो तब्दील होगा। बिल्कुल। तो जैसे मुझे इससे एक सवाल याद आया कि जैसे आपने कहा कि लोग लोन्स पर पैसा लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है? देखिए, तरीका तो बहुत गलत है। तरीका तो इसलिए बहुत गलत है क्योंकि एक इंडियन इकोनॉमी ना कभी एक ओवर लेवरेज इकोनॉमी रही नहीं है। ये एक यूएस इकोनॉमी का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ना मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोगों ने सेविंग्स पर फोकस किया है। अब जैसा देश वैसा भेष। अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे लोगों को लगा कि लोन्स पे तो आप 8% पे या 7.5% पे ले सकते हो, आप उसको म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में 18 से 22% के रिटर्न आ जाएंगे, तो मोटा मोटा 10% का मुनाफा हो जाएगा। तो क्योंकि आपने मुझसे हाँ या ना में सवाल पूछा है, तो मैं जवाब तो बोलूँगा नहीं, ये एक बहुत गलत दृष्टिकोण है। बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि देखिए मार्केट्स कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, ऊपर भी आते हैं नीचे भी आते हैं। इनफैक्ट अगर किसी इन्वेस्टर ने अक्टूबर में अगर कोई लोन लिया और उसने अपना पैसा लगाया है मार्केट्स में, तो वो तो मैं मानूंगा कि उस पर तो कोई रिटर्न ही नहीं होगा, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न होगा। बट एट द सेम टाइम उसकी जो प्रेशर जो है लोन्स के EMIs का, वो तो निरंतर बढ़ ही रहा है। तो वहाँ तो 8% है ही, चाहे यहाँ पे 0% है, तो इन एनी केस उसका पैसा लॉस में है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, पैसा बढ़ाना बुद्धिमानी से एक आर्ट है, एक साइंस है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक रैट रेस में पार्ट नहीं ले सकते हैं कि आपको लगता है कि हाँ बहुत रिटर्न्स आ रहे हैं, स्मॉल कैप से बहुत रिटर्न आ रहे हैं, तो जाके आप उस पर आपने अपना सारा पैसा उसमें झोंक दिया। ये बिल्कुल एक गलत एक धारणा है, एक बहुत गलत इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, और इससे इन्वेस्टर्स फ्यूचरिस्टिक टर्म्स में अगर बात किया जाए तो उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। तो जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की बात ही कर रहे हैं, तो इस साल जो म्यूचुअल फंड्स रहे वो ग्रोथ म्यूचुअल फंड जो थे, मेनली ग्रोथ कैटेगरी के जो फंड्स थे वो काफ़ी अच्छे चले हैं आई गेस। तो अब अगले साल आपको क्या लगता है कि किस कैटेगरी के फंड्स की तरफ शिफ्ट हो सकती है ये इन्वेस्टमेंट्स, या फिर किस कैटेगरी के फंड्स में आप ग्रोथ देख रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छे चल सकते हैं, आइदर हाइब्रिड, फ्लेक्सी और एनी कैटेगरी, और क्यों एक्चुअली? अगर देखिए कैटेगरी की बात किया जाए तो मैं बताऊंगा 2024 इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत यूनिक रहा है, क्योंकि कुछ एक कैटेगरीज हैं जैसे वैल्यू कैटेगरी, वो 3-4 साल चलता ही नहीं है। और उसने जो G20 समिट हुआ था उसके बाद जो उसने जो रिटर्न्स दिए थे, चाहे उसके अंदर वैल्यू के अंदर जितने भी PSU सेंट्रिक स्टॉक्स रहे हैं, या स्टेट ओरिएंटेड स्टॉक्स रहे हैं, जैसे SBI हो गया, या फिर कैनरा बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इनके जो स्टॉक्स ने भी काफ़ी बेटर रिटर्न्स दिए। तो ग्रोथ तो देता ही है, बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी। तो ग्रोथ ने तो रिटर्न निरंतर दिए हैं, बट वैल्यू ने भी काफ़ी रिटर्न्स दिए। बट गोइंग डाउन द लाइन, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि इस शो में हम काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हैं कि 2025 कैसा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू ने इस समय ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया था लास्ट ईयर। बट फ्यूचर में, मतलब इन 2025, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर की भी बात करूं, तो ग्रोथ आउट परफॉर्म करेगा वैल्यू को, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीज़न कि ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो वैल्यू से रिलेटिवली थोड़ा कम रहा 2025 में। हालांकि अगर आप 10 ईयर्स का अगर आप डेटा लें तो ग्रोथ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है विज़ वैल्यू भी पीछे हटा नहीं पिछले साल, बट इन टाइम्स टू कम ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स जो हैं वो बेटर रिटर्न्स देंगे। और अगर आप कैटेगरी वाइज पूछ रहे हैं मुझसे, तो शायद मेरा आने का आप और इस शो के माध्यम से मैं इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा कि मिड एंड स्मॉल कैप एक बहुत एक्सपेंसिव जोन में जा रहे हैं। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये गलत स्ट्रैटेजी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। आप अपने पैसे में काफ़ी रिस्क लेकर आ रहे हैं, आप अपने पैसे को काफ़ी दाव पे खड़ा कर रहे हैं कि जहाँ पे नेगेटिव टेरिटरीज में वो एंटर करें। मैं आपको मोहिनी, आपके शो के थ्रू मैं इन्वेस्टर्स को ये बार बार बोलना चाहता हूँ कि वो थोड़े कॉशियस हो जाए मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में।
मल्टी कैप्स एंड फ्लेक्सी कैप्स के थ्रू वहाँ अभी भी काफ़ी स्पेस है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है जितने मिड एंड स्मॉल कैप रहे हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिटर्न्स काफ़ी एक तो कंसिस्टेंट रहे हैं और दूसरी चीज़ स्टेबल भी रहे हैं ये, और एट द सेम टाइम रिटर्न्स तो आ ही रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हम कहते हैं दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट सीइंग द पास्ट परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक सही स्थिति आ चुकी है, ये एक सही फेज़ आ चुका है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट द फंक्शन एंड विल नॉट बी द फंक्शन फॉर फ्यूचर रिटर्न्स एज वेल। ये बात तो मैं एक्चुअली ये शो कई बार कई सारे एनालिस्ट और बहुत सारे लोगों के साथ कर चुकी हूँ, तो उन सबका यही मानना है कि पास्ट परफॉर्मेंस पे आप कभी भी ये डिटरमाइन ना करें कि फंड्स आगे कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोहिनी। एग्जैक्टली। तो सर कुछ एक्टिव और पैसिव फंड्स की भी बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव में से अगर मान लीजिए कि मार्केट का कंसोलिडेशन फेज जो भी चल रहा है, आगे आने वाले ट्रिगर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ें हैं, तो अभी मार्केट ऑलरेडी एक हाई दिखा चुका है, काफ़ी हाई लेवल पे हम जाके उसके बाद हम 23,500 या उसके आसपास के लेवल पे पहुंचे थे। कंसोलिडेशन अच्छा खासा देखा हमने, पहले डाउन ट्रेंड देखा, फिर थोड़े दिन चला भी मार्केट थोड़ा, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज ही चल रहा है ऑलमोस्ट अभी, और अभी तो हॉलीडे सीजन है एक्चुअली। तो इस सीजन में इसके बाद जब ट्रिगर्स आना शुरू होंगे, अगर मान लीजिए 2025 में मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो ऐसे में किस टाइप के फंड चलेंगे, एक्टिव या पैसिव, दोनों में से? वेल, अ वेरी गुड क्वेश्चन। और पता है अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें इन्वेस्टर्स जूझते रहते हैं पूरे टाइम। देखिए, अगर आप एक पोर्टफोलियो जो भी डेवलप कर रहे हैं या आप प्रॉपर बना रहे हैं, उसमें आपके पास एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजीज दोनों होनी चाहिए। पहले तो मैं 2 मिनट लूँगा ये समझाने के लिए एक एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजी है क्या। एक्टिव स्ट्रैटेजी एक वो स्ट्रैटेजी है जहाँ पे फंड मैनेजर अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें उसके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें रिस्क कंप्लायंस ऑफिसर भी होता है, जिसमें ये देखने के लिए कि कंसंट्रेशन रिस्क का ही पार्ट है वो एक, कि कोई स्टॉक का ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो, तो वो जो रिटर्न्स जनरेट कर रहा है वो इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करता है, टेक्निकली उसको अल्फा के नाम से बोलते हैं। तो उसमें एक्टिव फंड मैनेजर की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि भाई इंडेक्स ने अगर 12% का रिटर्न दिया तो एक्टिव फंड मैनेजर ने कितना रिटर्न दिया, तो उसके तो हम बोलते हैं एक्टिव फंड्स। पैसिव फंड्स के अंदर फंड मैनेजर नहीं होता है और वो इंडेक्स को हूबहू रेप्लिकेट करते हैं। अगर इंडेक्स के अंदर 9.5% का HDFC बैंक है तो इंडेक्स के अंदर भी मोर और लेस उतना ही होगा। अगर इंडेक्स के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज 15% है तो मोर और लेस इंडेक्स में भी फंड के अंदर भी उतना ही होगा। तो वो होते हैं पैसिव फंड्स। तो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर लेट से 5 से 10% का अगर इंडेक्स है, इंडेक्स से मेरा मतलब है लार्ज कैप इंडेक्स भी हो सकता है, मिड कैप इंडेक्स भी हो सकता है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी हो सकता है, फ्लेक्सी कैप के अंदर 500 TRI इंडेक्स भी हो सकता है, मल्टी कैप के अंदर 500 TRI इंडेक्स भी हो सकता है। तो अगर वो रखें एंड एट द सेम टाइम 80-85% एक्टिव फंड मैनेजर्स, क्योंकि आज भी इंडिया एक ऐसी स्ट्रैटेजी में है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी में, जहाँ पे एक्टिव फंड्स पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दैट केस एक मिक्स एंड मैच अगर होगा एक्टिव फंड्स का और पैसिव फंड का, वो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा 2025 मार्केट्स के लिए, जहां वो अपने रिटर्न्स देखेंगे एंड एट द सेम टाइम वो ये भी अप्रिशिएट कर पाएंगे कि एक फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स जिसको कहते हैं, और पूरी म्यूचुअल फंड की टीम कितना ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है वो 2 या 3% का अल्फा जनरेट करने के लिए। इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगेन इंडिया एक ऐसी साइकिल में है जहां एक्टिव फंड्स अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं पैसिव फंड्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव फंड्स अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे 2025 में पैसिव फंड्स के लिए। इन्वेस्टर्स के पास ऑलमोस्ट 10 से 15% पैसिव फंड्स हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इतनी बड़ी लॉबी है एक्टिव फंड्स की, अगर वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो उनके रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे। और एक चीज़ और, इन्वेस्टर्स, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, जब भी मार्केट्स करेक्ट होती हैं उसकी वैल्यूएशन सस्ती होती है। जिस तरीके से जैसे आपने एक ब्लैक फ्राइडे का नाम सुना है जहाँ पे सेल या डिस्काउंट लगती है, इन द सिमिलर मैनर ये एक डिस्काउंटेड फेज चल रहा है मार्केट का। इस समय आपको एक्टिव बाइंग करनी चाहिए। आपको परेशान या एंजाइटी या स्ट्रेस या टेंशन या ये सोच के कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा है, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए।
आपको इस फेज़ में एक्टिव बाइंग करें, ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करें क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, और आप देखेंगे कि जब अपना मार्केट्स अपना रुख बदलेगा तो एट द सेम टाइम आपका पोर्टफोलियोज एक नए चरम पे पहुंच जाएगा, जहां आपके पोर्टफोलियो में ये जो आप इस फेज़ को, जो गिरा हुआ फेज़ है जिसको हम बेयरिश फेज़ बोलते हैं, वो एक्टिवली आपने उसको कैप्चर किया होगा, तो दैट इज़ द राइट फेज़। और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने किया भी है। यही कारण है कि 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स निकलने के बाद भी इंडियन मार्केट सिर्फ 7 से 10% का ही करेक्शन दिखाया। अगर आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं और इतना पैसा निकल जाता तो आज 86,000 से सीधे सेंसेक्स हम 60,000 पे पहुंच चुके होते। तो इससे काफ़ी कुछ क्लियर कट हो चुका है कि इन्वेस्टर्स को एक तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस फेज़ से उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर ये फेज़ नहीं आएगा तो आपका पैसा कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वरना तो मार्केट्स बढ़ती जाएगी, और बढ़ती हुई मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो जैसे अभी हमारे मार्केट्स की वैल्यूएशंस की एग्जैक्टली और उस बढ़ी हुई मार्केट में एक फंड मैनेजर को बहुत मुश्किल होता है स्टॉक्स को खरीदना, और एडवाइसर को बहुत मुश्किल होता है उन फंड्स के अंदर पार्टिसिपेट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि बुल्स एंड बियर्स शुड गो टुगेदर ऑलवेज। ओके, तो चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल यही कि पोर्टफोलियो में क्या ऐड करें, कौन से 5 फंड्स या कौन से 5 कैटेगरीज ऐड करें जिनसे पोर्टफोलियो अगले साल के लिए बेहतर बन सके? देखिए, अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन आप मुझसे हर बार पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन आप मुझसे अभी भी पूछेंगे। गोइंग डाउन द लाइन, क्योंकि ट्रम्प पावर्स में आ रहे हैं, इनफैक्ट ओवल हाउस में वो बैठेंगे जनवरी में, तो आईटी एज अ सेक्टर बहुत बेटर करेगा, बिकॉज इंडियन रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो रहा है, और डेप्रिशिएटेड करेंसी में जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं जिसमें आईटी सबसे ज़्यादा होता है, वो बहुत बेटर परफॉर्म करता है। तो मैं सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर आईटी एक्सपोजर बढ़ा लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट बैंक्स का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। आप प्राइवेट बैंक्स ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज जिसमें बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स होते हैं, उसका भी आप अपने पोर्टफोलियोज में थीमेटिक कैटेगरी में आप उन फंड्स को ले सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस या ये या फिर ये वाला एक ऐसा सेक्टर है या सेगमेंट है जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सबड्यूड होगी, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड जो फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो दे विल बी ऑल्सो अ वेरी अम्ब्रेला फंड जहाँ से आपके रिटर्न्स आ सकते हैं। बट एक चीज़ इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, इन थीमेटिक फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो एक जो टेन्योर है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, बिकॉज ये अपने साथ एक वॉलेटिलिटीज़ लेकर आती है। और अगर आपको वनीला फंड के कैटेगरीज में जाना है तो फ्लेक्सी एंड मल्टी आर द बेस्ट वे फॉर एन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर मनी। एंड जैसे आपने इससे पहले प्रीसीडिंग क्वेश्चन रखा, 80-85% अपना पोर्टफोलियो एक्टिव फंड्स में एंड 10-15% अपना पोर्टफोलियो अगर आप पैसिव फंड में रख सकते हैं तो वो बेटर होगा। और इसी सवाल से मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर्स थोड़ा वॉलेटिलिटी से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं और उनका होराइजन ज़्यादा लंबा नहीं है, तो मल्टी एसेट भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिसके अंदर गोल्ड भी है। और गोल्ड भी आप देखेंगे आपको निराश करके नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, अब तक ही निराश नहीं किया, आने वाले समय में देखते हैं कि एग्जैक्टली गोल्ड आपको निराश नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कॉन्जर्वेटिव तरीके से बिहेव करना है तो आज म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है, स्पेशली हाइब्रिड मार्केट, वो काफ़ी मेच्योर हो चुकी है। आप मल्टी एसेट फंड्स, तो मल्टी एसेट कैटेगरी अगर आप लेंगे तो आपके पास डिफरेंट एक्सपोजर होगा, चाहे वो गोल्ड का होगा, चाहे वो सिल्वर होगा, चाहे वो इंटरनेशनल ETFs होंगे, चाहे वो डेट फंड्स होंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इक्विटी फंड होंगे। तो वो एक कॉम्बो पैक है। जैसे दिवाली पे आप गिफ्ट हैम्पर देते हैं अपने लोगों को, ऐसी वो एक मल्टी एसेट एक कॉम्बो पैक है जिसमें आपने फंड मैनेजर के भरोसे छोड़ दिया है कि रादर देन आप ऊपर नीचे और वॉलेटिलिटीज़ को मैनेज करते हैं जिससे आपके सर में दर्द होता है, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, आपका पोर्टफोलियोज नीचे होता है, आपने फंड मैनेजर्स को छोड़ दिया है। और वो फंड मैनेजर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना काम करते हैं और वो आपके जो रिटर्न्स है वो FD से 3 से 4% ऊपर जनरेट करके देते हैं, और एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी भी कम रहता है। तो जो
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दोबारा यही बताना चाहूँगा, जिन इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर वॉलेटिलिटी कम देखनी है, जिनका जो एक होराइज़न है वो कम है, और जिनको SWP के फॉर्म से अगर जिनको पैसा निकालना है फॉर देयर मंथली कंजम्पशन, वो मल्टी एसेट नाम की जो एक कैटेगरी है, और मोर और लेस हर एक फंड हाउस के पास अपना एक मल्टी एसेट फंड है, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, शांति से आप रहें, आप चैन की नींद सो सकते हैं, और आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये फॉर श्योर है। सो आज आप लुत्फ़ उठा सकते हैं फंड मैनेजर्स की इंटेलिजेंस का, उनकी पूरी टीम का, इंडियन ग्रोथ स्टोरी का, डिफरेंट एसेट्स के ग्रोथ का। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत सही तरीका है, एक बहुत सही माध्यम है जिसके थ्रू इन्वेस्ट करके आपका पैसा बढ़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। बिल्कुल। तो आई गेस आज की इस कॉन्वर्सेशन से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक कॉम्बो पैक मिल गया होगा कि न्यू ईयर पे कौन सा गिफ्ट हैम्पर लेके अपने नए पोर्टफोलियो की तरफ उनको जाना है। तो वो जो हैम्पर है वो सर ने आपके लिए तैयार किया ही है, उस हैम्पर पे फोकस कर सकते हैं आप, उस हिसाब से फंड्स चुन सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि एक अपने एडवाइज़र को या फिर अपने कोई फंड मैनेजर को चुनिए जो आपके लिए ये रिसर्च करे, क्योंकि रिसर्च करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। उसके बिना आप अच्छे रिटर्न और बेहतर रिटर्न जनरेट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जल्दी में कभी रिटर्न जनरेट नहीं किए जा सकते। तो आज की कॉन्वर्सेशन यही ख़त्म करते हैं और फिर से आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नए एपिसोड्स, नई चीज़ों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं, कमेंट में आप अपने सवाल भेजिए ताकि हम उन पर भी डिस्कशन करें और नए एपिसोड में गेस्ट के साथ उन पर भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।